नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी जंक्शन पे। आज हम बेहद एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, भंडार खरीद और जेम पोर्टल। यह टॉपिक रेलवे के जीडीसी एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप इस अच्छे से समझ लिया तो आपके कई सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भंडार खरीद क्या होती है, जेम पोर्टल क्या है और कैसे काम करता है, रेलवे में इसकी क्या भूमिका है, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे हम, वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। दोस्तों, स्टोर प्रोक्योरमेंट, भंडार खरीद और जेम का फुल फॉर्म तो पता होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। दोस्तों, हम इसमें पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू के बारे में समझेंगे कि चीज़ें एक्चुअली होती क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टोर का, जब रेलवे में जो होता है, किसी भी कोई भी व्यवसायिक संगठन है या विनिर्माण कोई फैक्ट्री है, उसका वह एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कच्चे माल, औजार और पुर्जे जो भी होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स, तैयार सामान को व्यवस्थित रूप से जमा करने या उसको सेफ्टी में रखने या उसका इश्यू करने के लिए क्या होता है, काम करता है। ये होता है स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टोर डिपार्टमेंट का जो होता है वो मेन कौन होता है, प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों, ये होता है पीसीएमएम। पीसीएमएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। ये वहाँ का हेड होता है। जोनल स्तर पे पीसीएमएम जो होता है स्टोर डिपार्टमेंट का हेड होता है दोस्तों। इसमें जो है आपको इसके नीचे के अधिकारी की बात करें तो वो होता है सीएमएम चीफ मटेरियल मैनेजर। वो ये असिस्ट करता है पीसीएमएम डिपार्टमेंट के अधिकारी को कि अगर कभी कभी पीसीएमएम नहीं होते तो सीएमएम उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है कि स्टोर में जितने भी सामान का पूरा लेखा जोखा या ब्यौरा होता है वो पूरा का पूरा वही सीएमएम डिपार्टमेंट देखता है। इसके नीचे डिवीजन स्तर पे जो होते हैं या डिपो स्तर पे वो देखते हैं हमारे डिप्टी चीफ रैंक के अधिकारी होते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। डिपो डिवीजन स्तर पे भंडार कार्य को प्रभारी ये होते हैं। स्टोर डिपो क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे सामान क्या होता है, रखा जाता है। स्टोर डिपो क्या होता है, जहाँ पे सामान रखा जाता है। वार्ड या कोई भी वार्ड या सेक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, सामान को जहाँ पे रखा जाएगा वो होता है स्टोर डिपो। दोस्तों, ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिव्यू स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में। हमारा दूसरा चीज़ है कि अगर हम कोई स्टोर सामान परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सेलर से हम सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें कौन सी साइट होती है जहाँ पे हम पूरी चीज़ें प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वो होती है दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे हम शॉर्टकट में जानते हैं जेम। सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये है रेलवे में जितने भी जेम के माध्यम से खरीद है, अब पूरी की पूरी डिपार्टमेंट जितने भी स्टोर डिपो के सामान है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीदना अब कंपलसरी कर दिया गया है। वो किस रूल के तहत, जनरल फाइनेंस रूल जीएफआर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जीएफआर रूल किस रूल के तहत जेम से माध्यम से खरीदना अब क्या हो गया है, अब अनिवार्य हो गया। तो वो होता है जीएफआर रूल 149। जीएफआर रूल 149 क्या कहता है दोस्तों, कि आप कोई भी सामान अगर आप परचेज करते हो डिपो में, रेलवे से संबंधित कोई भी सामान खरीदते हो, तो वो जीएफआर रूल के अंतर्गत ही आपको खरीदना पड़ेगा और जेम से ही खरीदना पड़ेगा। इसमें क्या बताएगा दोस्तों कि आप कोई भी फाइनेंशियल पावर है आपकी जीएफआर रूल के तहत, अगर आप 25,000 के सामान खरीदते हो, 25,000 तक के सामान को, तो वो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। क्या करते हो, डायरेक्ट खरीद सकते हो वो किसी भी सेलर से। लेकिन अगर आप 25,000 से लेके अगर आप 5 लाख तक के सामान खरीदते हो, तो इसके लिए आपको कम से कम 3 सेलर मतलब 3 फर्म आपको लेने होंगे, जिसमें से जो सबसे लोवेस्ट प्राइस देगा उसको आप सबसे सस्ता वाले लोवेस्ट प्राइस देने वाले फर्म को ही आप चूज करोगे और सामान उससे ही खरीदोगे। 25,000 तक के सामान को आप डायरेक्ट खरीद लो, कोई इशू नहीं है। पर 25,000 से लेके 5 लाख तक के सामान जो होंगे वो आपको कम से कम 3 फर्म से लेना होगा। जो सबसे लोवेस्ट दाम देगा, प्राइस देगा सबसे सस्ता, उससे ही रेलवे क्या करेगी, सामान खरीदती दोस्तों। अब यदि सामान अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा है, अब सामान अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है ई बिडिंग। क्या करनी पड़ती है दोस्तों, ई बिडिंग की प्रोसेस अपनानी पड़ती है। अब बात यहाँ पे है कि ई बिडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो ई बिडिंग जो होती है दोस्तों, वो होती है टेंडर की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। एक टेंडर की तरह एक प्रक्रिया होती है
जिससे हम समझेंगे कि क्या होती है ई बिडिंग। दोस्तों बने रहिए वीडियो हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक में जो वर्ड आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आपसे कॉन्सेप्ट कोई छूटे ना। ये ई बिडिंग जो होती है दोस्तों, क्या किया जाता है, इसमें सभी फर्म को क्या मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी सामान हमें चाहिए, जो भी डिपो में सामान की ज़रूरत होती है, उसकी हम ऑनलाइन क्या करते हैं, टेंडरिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं। इसमें फर्म्स अपना क्या करती हैं, एक बंद लिफाफे में अपना अपना रेट भर के वो ऑनलाइन क्या करती है, चस्पा कर देती हैं। तो जब ये चीज़ें एक समय सीमा निर्धारित के बाद जब ओपन की जाती है तो उसमें सबका फर्म का दिखाता है रेट क्या है। तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट रेट लगाया रहता है उसी फर्म को क्या मिल जाती है, वो बिडिंग मिल जाती है और उससे ही ऑर्डर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात की गई है दोस्तों रिवर्स ऑक्शन की। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है ना ओपनली पूरा का पूरा छूट दिया जाता है कि फर्म अपना रेट लगाए। ये बोली लगाई जाती है दोस्तों, रिवर्स ऑक्शन में बोली लगाई जाती है कि क्या होना है। इसमें मान लीजिए कोई कंपनी ए है, वो 100 रुपये किसी दाम पे 100 रुपया वो लगा दी। कोई कंपनी ए है वो 100 रुपये लगा दी। फिर कंपनी कोई बी आई, इसको देखी और उसने क्या कर दिया, 100 की जगह क्या कर दिया, 98 लगा दिया। फिर तो ये रेट सस्ता हो गया। फिर ए आई कंपनी, उसने क्या कर दिया, अब वो दाम क्या लगा दिया, 95 लगा दिया। तो सबसे सस्ती बोली जो होगी, रेलवे उसी सामान परचेज करती है दोस्तों। अब ये सबसे सस्ता लगा दिया, लेकिन ये चीज़ एक टाइम बाउंडेशन में होती है। जैसे कि इसमें 2 घंटे का समय दे दिया जाएगा या फिर 3 घंटे का समय दे, उसी घंटे के अंदर क्या होता है, बोली कंप्लीट करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ये चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी एक फर्म की चीज़ों को फिक्सअप किया जाता है। तो जो समय सीमा के निर्धारित के अंदर बोली फिक्स कर लेता है, उसको वो चीज़ परचेज ऑर्डर दे दिया जाता है। ये होता है दोस्तों रिवर्स ऑक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें होती है फर्म की, वो क्या होती है, पूरी बंद लिफाफे में, क्लोज लिफाफे में होती है। किसी को रेट का कोई पता नहीं होता किस फर्म ने कितना रेट लगाया हुआ है दोस्तों। जब कोई अमाउंट 5 लाख से आप ज़्यादा का खरीदते हो तब ये चीज़ें होती हैं ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का। अब सपोज है दोस्तों, अब आपने क्या किया, अब आपने पूरे सामान को परचेज कर लिया दोस्तों। अब सामान परचेज कर लिया तो आपको सामान रिसीव हो गया, इसकी जानकारी आपको पीआरसी के थ्रू देनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ जाता है, पीआरसी प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट होता क्या है। तो डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछ जाता है। तो सामान प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर ये चीज़ आपको सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है कि हमने सामान मिल गया है, ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और उसके बाद से आता है अगला प्रोसेस जो दोस्तों क्रैक क्या होता है, कंसाइनी रिसिप्ट कम एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सामान आपने ले लिया, इसके लिए तो आपने पीआरसी जारी कर दी। अब आप क्रैक मतलब कंसाइनी रिसिप्ट कम एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो भी 10 दिन के भीतर। ये एक्चुअली होता क्या है, क्रैक जो होता है ये सामान की जांच किया जाता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। आप पूरी जांच कर लीजिए और 10 दिन के भीतर क्रैक सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि उसका पेमेंट अटके ना। मतलब 10 दिन के अंदर पूरा सामान जांच पड़ताल कर लेना कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट ख़राब तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। ये चीज़ देखने के लिए 10 दिन का समय मिलता है। और 10 दिन के बाद जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो एक क्रैक सर्टिफिकेट इशू करता है फर्म के नाम पे। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है, अगर 10 दिन के बाद क्रैक सर्टिफिकेट हो गया, जनरेट हो गया, तो उसके बाद से क्या होना है, आपका इशू होता है पेमेंट का। अब अगला टर्म आता है पेमेंट का, कि अब करना है उसको पेमेंट, अब करना होता है उसको पेमेंट, अब पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। अब क्या होता है पेमेंट, यानी कि क्रैक का सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको 10 दिन का और समय दिया जाता है कि उसके 10 दिन के भीतर क्या करना, आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर देना होता है। दोस्तों आपको चीज़ें पूरी समझ में आ रही है, मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें एकदम एक कहानी की तरह समझ में आए दोस्तों। सबसे पहले सामान ले लिया, 48 घंटे के अंदर पीआरसी जारी कर दो। उसके बाद से क्रैक सर्टिफिकेट इशू करना होता है कि 10 दिनों के भीतर आपने जो सामान लिया वो चीज़ें सही नहीं, परखने के बाद आपको फिर अगले पेमेंट के लिए होता है, वो भी 10 दिन के अंदर। मतलब सामान लेने के बाद कम से कम प्लस 20 दिन का समय मिलता है। उतने दिनों के अंदर फर्म को पूरा का पूरा पेमेंट कर देना चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए क्रैक सर्टिफिकेट आपने लिया, आपने 10 दिन तक कोई भी आपने टिप्पणी नहीं दी, कमेंट नहीं दी, तो वो ऑटो क्रैक हो जाता है। ऑटो क्रैक जो होता है वो चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं। तो फर्म को आसानी से, अगर आपने कोई रिजेक्शन कोई कमेंट नहीं किया है तो ऑटो क्रैक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, 2-10 दिन के भीतर
देना रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी की पूरी डिटेल, कैसे सामान परचेज करना है, कैसे पेमेंट करना है। तो पेमेंट तक तो हम समझ चुके हैं। अब आएंगे हम लोग इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन पे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आते हैं दोस्तों। यहाँ पे है हमारा ABC एनालिसिस, ABC विश्लेषण। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका मुख्य रूप से क्या होता है, इसकी कीमत बताई जाती है। ABC एनालिसिस में कीमत बताई जाती है कि किस सामान की कितनी कीमत है, उसी हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। इसमें होती है आपकी A कैटेगरी होती है, फिर B कैटेगरी होती है, फिर C कैटेगरी होती है। A कैटेगरी में क्या होता है, बहुत कीमती जैसे सामान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती होंगे, बहुत कॉस्टली होंगे और एक कम मात्रा में होते हैं, 5 से 10% ही होंगे, लेकिन इनका जो प्राइस रेंज होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इन पर कंट्रोल रखा जाता है, इन पर देख रेख निगरानी की जाती है। और B कैटेगरी के जो सामान होते हैं, ये A कैटेगरी से थोड़े कम दाम के होते हैं और उनकी मात्रा थोड़ी C से ज़्यादा होती है पर A से कम होती है, और इनका प्राइस रेंज भी क्या होता है, A से थोड़ा कम होता है। तो इन पे भी नज़र रखा जाता है, लेकिन ये उतने सख्त नियंत्रण के नहीं होते हैं। मतलब इस टाइप के कैटेगरी सामान जो होते हैं ये भी थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये से कम होते हैं, तो इनको B कैटेगरी में रखा जाता है। और दोस्तों आप पूछोगे कि A कैटेगरी में जैसे क्या हो जाएगा, कौन से सामान आ जाएंगे, तो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, हॉस्पिटल में आपके क्या हो गए, हॉस्पिटल में आपकी MRI मशीन हो गई। ओके दोस्तों, हॉस्पिटल में आपकी MRI मशीन हो गई। ये जैसे भी DG सेट हो गए, इंपॉर्टेंट बहुत हाई क्लास वैल्यू की क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको A कैटेगरी में रखा जाता है। B कैटेगरी में आ जाएंगे जैसे आपके कोई प्रिंटर हो गया, या फिर आप मान सकते हो आपको कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब B कैटेगरी के सामान होते हैं जो डिपो से इजीली क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। C कैटेगरी में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इनकी मदों की संख्या जो होती है, मतलब नंबर ऑफ़ आइटम बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही सस्ते रेंज के होते हैं। तो बार बार ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्डर करती जाती हैं और स्टोर में रखी जाती हैं। बहुत ज़्यादा बार ये ऑर्डर किए जाते हैं और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये होते हैं C कैटेगरी के दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं VD विश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। VD विश्लेषण क्या होता है? VD का मतलब क्या होता है, विटल, V से हो जाएगा विटल, E से हो जाएगा हमारा इसेंशियल और D से हो जाएगा डिज़ायरेबल। विटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल। अब इसका मेन मानक क्या होता है, क्यों VD एनालिसिस किया जाता है? ये होता है अनिवार्यता, कितना कौन सामान कितना ज़रूरी है। विटल में वो सामान आते हैं जिसके बिना कोई काम एकदम रेलवे का रुक जाए, जैसे कि कोई ब्रेक ब्लॉक हो गया, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में है, कोई रेलवे हॉस्पिटल है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, VD विश्लेषण में B कैटेगरी में आती हैं। और दूसरा होता है इसेंशियल, जो ज़रूरी हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन ये है कि अगर काम चल जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, तो ऐसे संचालन तुरंत नहीं रुकता है। जैसे कि कोई भी वायर हो गए, केबल हो गए, कोई रिप्लेस करना हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसेंशियल कैटेगरी में आती हैं। डिज़ायरेबल क्या है, मतलब ये ठीक है कोई ना सुविधा के लिए, जैसे पेंट हो गया करना, पंखे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और भी नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो D कैटेगरी में आती हैं। तो वो थोड़े बहुत काम चला हुआ, मतलब नहीं होगा तभी भी काम चल जाएगा। तो ये था दोस्तों VD विश्लेषण, विटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल। अब बात आती है दोस्तों एफिशिएंट एनालिसिस की। एफिशिएंट क्या होता है, ये मूवमेंट के आधार पे क्लासीफाई किया जाता है इसको, जैसे फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग। ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है दोस्तों कि कौन सी चीज़ें कितनी जल्दी से ख़त्म हो रही है। फास्ट का मतलब क्या होता है, ये एफिशिएंट मतलब कितनी जल्दी सामान आ रहा है, कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है, उस हिसाब से एफिशिएंट एनालिसिस होता है। जैसे कि फटाफट सामान आया, परचेज हुआ, फिर ख़त्म हो गया, फटाफट आया, ख़त्म हो गया। स्लो मतलब थोड़े कम, मतलब आया, कुछ दिनों तक, महीनों तक रहा, फिर उसका यूज किया जाता है, इशू किया जाता है। और नॉन मूविंग मतलब क्या होता है, ये वर्षों से पड़े रहते हैं। ये ऐसे सामान होते हैं जो मतलब वर्षों तक पड़े रहते हैं, वो होता है एफिशिएंट एनालिसिस स्टोर डिपार्टमेंट में। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, PL नंबर। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। PL नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर। ये पहला ही क्वेश्चन बन गया, PL का फुल फॉर्म प्राइस लिस्ट नंबर। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कितना डिजिट का होता है, तो ये 8 अंक का होता है। जैसे कि आप कोई भी ले लो,
अगर ये 8 डिजिट का अंक होता है तो इसमें जो पहले के 2 डिजिट हैं वो दिखाते हैं ग्रुप को, और जो दूसरे बाद के 2 डिजिट होते हैं वो दिखाते हैं सब ग्रुप को, और 1 2 3 ये जो दिख रही है लास्ट के 3 डिजिट ये बताते हैं नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम्स हैं, और लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बताता है चेक डिजिट को कि कैसे को चेक किया जाएगा। तो ये कुल टोटल 8 नंबर के डिजिट होते हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे PL नंबर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं दोस्तों DS8 की। DS8 क्या होता है, जैसे कोई सामान है आपका, कई वर्षों से आप यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी भाग हो, अपना पुराना सामान ख़राब क्या होता है, अब क्या करता है वो जब ख़राब होता है तो स्क्रैप की तरह से स्टोर डिपो में जमा करता है। अब जमा करने के लिए एक फॉर्म का एक प्रारूप होता है जिसे हम कहते हैं DS8, जिसे हम बोलते हैं एडवाइस नोट फॉर रिटर्न ऑफ स्टोर। ओके दोस्तों, कोई पुराना ख़राब या सामान ख़राब हो जाता है तो इसको स्टोर को सौंपना पड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है, एक नियम अपनाई जाती है DS8 की। अब हमारा अगला चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि स्टॉक आइटम की मांग के लिए, रिक्विजिशन के लिए किस फॉर्म, मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो S1313 का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कोई भी हम डिमांड कर रहे हैं तो उसे किस फॉर्म के तहत अप्लाई करेंगे हम, S1330। ये चीज़ें होती हैं स्टॉक आइटम के डिमांड के लिए। यहाँ पे है S1302, ये फॉर्म भरा जाता है, ये भी परचेज ऑर्डर के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये होता है नॉन स्टॉक आइटम के लिए। किसके लिए, नॉन स्टॉक है, जो डिपो में सामान मौजूद नहीं है उसके लिए ये फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। हम आगे बात करते हैं PAC क्या होता है, प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट। जब सामान जो होता है कोई विशिष्ट ब्रांड या मेक का चाहिए, जैसे आप कोई भी सामान स्टोर से कोई भी सामान अगर आपको लेना है तो हमको यही ब्रांड चाहिए, जैसे हमें कोई मान लीजिए जैसे कि हैवेल्स का ही चाहिए हमको सामान, पूरा हैवेल्स चाहिए या फिर बजाज का चाहिए, हमें प्रॉपर एक मेक का चाहिए सामान चाहिए होता है, तो उसके लिए PAC का एक प्रोफार्मा है, PAC इशू की जाती है कि हमको इसी ब्रांड या मेक का ही चाहिए, तो ये होता है प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट। इसके लिए फॉर्म कौन सा भरा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, S1025। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक, ये एक तरह से जो जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, यहाँ पर एक तरह से बीडिंग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये भी एक तरह से एक प्रकार क्या है, टेंडर की प्रक्रिया है। तो थोड़ा बहुत टेंडर का टॉपिक डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और टेंडर के मामले में पूरी की पूरी एक नई वीडियो आएगी दोस्तों जिसमें टेंडर का पूरा प्रोसेस समझेंगे हम लोग। तो दोस्तों चलिए फटाफट इसके बारे में हम समझते हैं हम लोग, टेंडर के प्रकार कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला होता है ओपन टेंडर। ये होता है ना, पूरा पब्लिक को डिनोट किया जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जो भी अमाउंट, जैसे कोई भी चीज़ है 25 लाख से अधिक के लिए है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन टेंडर का यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा लिमिटेड टेंडर, इसमें केवल रजिस्टर्ड फर्म को ही भेजा जाता है, लिमिटेड फर्म जैसे कि 3-4 जिसको हम जानते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त होती हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आप भेजेंगे टेंडर कि आप इनमें से बोली लगाइए, तो उसको बोलता है लिमिटेड टेंडर। लेकिन एक होता है सिंगल टेंडर, इसमें केवल एक ही फर्म से कोटेशन मांगा जाता है PAC के थ्रू। PAC समझ रहे हैं दोस्तों ना, प्रॉपर फिक्स मेक के लिए, तो एक ही फर्म से अगर कोटेशन मांगते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल टेंडर। और एक होता है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर क्या होता है दोस्तों, जब भारत में कोई सामान ऐसी आपने डिमांड करी जो भारत में कोई सामान उपलब्ध ही ना हो तो और उसे विदेश से मंगाना हो, तो वो हो जाता है हमारा ग्लोबल टेंडर। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझें, जो कि मतलब अंदर से लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रही है और मुझे टॉपिक पे पूरा कमांड है दोस्तों। इस हिसाब से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो बने रहिए अंत तक वीडियो हमारे साथ। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कि ये स्क्रैप क्या होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए रेलवे में कोई भी सामान है, चलते चलते 10 साल 20 साल 30 साल बाद कोई सामान है पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्क्रैप माना जाता है। और स्क्रैप को रख के करेगी क्या रेलवे, तो उसकी क्या करती है दोस्तों, ऑक्शन कराई जाती है। ऑक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, नीलामी। अब नीलामी की बात करें तो रेलवे की आय का सबसे मुख्य स्रोत पता है दोस्तों, स्क्रैप ही है। स्क्रैप में भी किसका, लोहे, जो पुराने लोहे होते हैं ना उनको बेच के ही रेलवे को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू होती है दोस्तों। ई ऑक्शन जो तक बोलते हैं नीलामी, सभी नीलामियाँ जो हैं किस पोर्टल पे कराई जाती हैं, जो भी सामान बेचना होता है स्क्रैप को वो अलग अलग फॉर्म को हम बेचते हैं, रेलवे बेचती है, वो भी किस पे, IRPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखें। एब्रीवेशन पे भी एक फुल वीडियो आएगी दोस्तों, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ पूरा का पूरा चीज़ें लेके आऊँगा, आप बस
हर एक वीडियो का आर्टिकल जो भी आ रहा है आप एक एक करके देखते जाइए। पूरे डिपार्टमेंट रेलवे एग्ज़ाम की जिम्मेदारी मेरी दोस्तों। मैं एक एक टॉपिक ढूंढ के कहीं से भी क्वेश्चन आपका एक भी फंसे ना, मैं इस तरह से वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए चीज़ें लेके आते रहेंगे। अगला है सर्वे कमेटी। कोई भी सामान ख़राब हो जाता है दोस्तों ना, तो सामान ख़राब सामान है, कभी कभी क्या होता है ना, लोग रिश्वत या फिर ऐसे चक्कर में क्या होता है अच्छे सामानों को भी इसी में निकाल देते हैं। अब कोई सामान स्क्रैप हुआ है, उसकी पूरा प्रॉपर जांच की जाती है कि हाँ भाई ये सामान ख़राब है, इसको स्क्रैप अनाउंस करना है, घोषित करना है, तो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसके कहते हैं हम लोग सर्वे कमेटी। ऐसे ही थोड़ी कोई सामान को बेच देंगे दोस्तों, तो ये चीज़ें समझने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बजट और अकाउंटिंग क्या होती है दोस्तों ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट लेयर में काम आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बेसिस पे ही मैंने टॉपिक कलेक्ट किए हुए पूरे के पूरे शॉर्ट वाइज नोट्स की तरह, जो मैंने नोट्स बना रखा है दोस्तों। इसमें डिमांड नंबर 16, स्टोर का जितना भी बजट होता है, जितने भी एक्विजिशंस होते हैं, जितना भी हम डिमांड करते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, ये पर चाहिए, जितना भी स्टोर डिपार्टमेंट करता है वो किस डिमांड नंबर के तहत की जाती है? डिमांड नंबर 16। डिमांड पे भी वीडियो आने वाली दोस्तों, मतलब कुल 3 चीज़ें बताई ना मैंने। डिमांड पे भी वीडियो आएगी, एब्रीविएशन पे भी वीडियो आएगी, और ताकि चीज़ें एक भी छूटे ना। डिमांड नंबर 16 ये दोस्तों याद रखिए, स्टोर बजट में डिमांड नंबर 16 में क्या आता है? स्टोर का पूरा डिपार्टमेंट का बजट डिमांड नंबर 16 में। एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो TOR बोलते हैं इसको हम लोग। जितना कम होगा कार्यकुशलता उतनी अच्छी होगी। क्या मतलब है इसका? देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो सामान हम परचेज कर रहे हैं, अब वो सामान जो परचेज किए उसकी खपत हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सामान खरीद रहे हो, खपत हो ही नहीं रहे हो, तो दिक्कत है ना फिर। यानी कि अगर आप सामान खरीदते जा रहे हो 10 से 15% अगर आपके पास बच रहा है तो ठीक है, लेकिन आप सामान खरीद रहे हो और पूरा का पूरा 80% आपके स्टोर में पड़ा ही रह जा रहा सामान, तो फिर तो आपकी टर्नओवर रेशियो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा जाएगी। तो फिर वो नुकसान है ना, रेलवे का घाटा है, वो पैसे की बेफजूली में खर्च हो गया वो। अगर आप खर्च कर रहे हो और आपका सामान प्रॉपर यूज में आ रहा है तो वो चीज़ें क्या होगी? बेनिफिशियल होगी, यानी कि टर्नओवर रेशियो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका रेलवे स्टडी जंक्शन लेके आता रहेगा प्रतिदिन एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो, जो आपके रेलवे विभागीय परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।